नमस्कार। और हमारे इस नए गहरे अध्ययन में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सभी अपनी इस तेज रफ्तार जिंदगी को, लगातार बजते हुए मोबाइल नोटिफिकेशंस को और दिमाग में जो एक उथल-पुथल चल रही है ना, उसे थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से शांत कर दें। बिल्कुल, एक ठहराव बहुत जरूरी है आज के विषय के लिए। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई आम लेख नहीं है। ये पॉकेटबुक जोन द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही विस्तृत सारांश है ओशो की उस बेहद क्रांतिकारी किताब का, जिसका नाम है तंत्र, स्पिरिचुअलिटी एंड सेक्स। एक ऐसी किताब जो उस विषय पे बात करती है जिसे समाज में सदियों से बस पर्दों के पीछे रखा है। सही कहा, या फिर उसे एक गहरे अपराध बोध यानी गिल्ट के नीचे दबा दिया है। तो आज हम इसी विषय पर एक बेहद शांत, धीमी और गंभीर यात्रा पर निकलने वाले हैं। और इस यात्रा के शुरू में ही ये स्पष्ट कर देना अच्छा रहेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम इस सारांश को बहुत इत्मीनान से एक एक वाक्य करके समझेंगे। मतलब कोई भी बिंदु छोड़ा नहीं जाएगा, है ना? जी, कोई भी बिंदु नहीं। चर्चा बहुत गहरी जरूर होगी, लेकिन हम इसे बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में रखेंगे। कोई मुश्किल शब्द नहीं, बस रोजमर्रा के आसान उदाहरण। तो चलिए सारांश के उस पहले दृश्य से शुरुआत करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली चित्र बनाता है। वो मंदिर वाला दृश्य। हाँ, शुरुआत में एक बहुत ही कामुक संगीत बज रहा है, जो धीरे धीरे मंदिर की शांत घंटियों और एक गहरी ओमकार की ध्वनि में जाके मिल जाता है। ये दृश्य हमें एक ऐसे प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा कर देता है जिसकी बाहरी दीवारों पर बहुत ही कामुक मूर्तियां बनी हैं। लेकिन जैसे ही कोई उस मंदिर के अंदर जाता है, गर्भगृह में, तो वहां केवल पूर्ण शांति है। बिल्कुल, एक गहरा सन्नाटा और चेतना का वास। ये सिर्फ एक इमारत का वर्णन नहीं है, ये तो इंसान के भीतर के सबसे बड़े द्वंद्वों को दिखाता है। हाँ, ये दृश्य दरअसल तंत्र के पूरे दर्शन की नींव है। अगर हम ध्यान दें तो हमने हमेशा जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देखा है। एक तरफ संसार है, शरीर है, और दूसरी तरफ अध्यात्म है, शांति है। और हमें हमेशा यही बताया गया है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए शरीर से लड़ना होगा। लेकिन ओशो का जो मुख्य विचार है वो यही है कि तंत्र वह पुल है जो काम को राम से जोड़ता है। वो सेतु है। हाँ, बाहरी दीवारों की मूर्तियां हमारी प्राकृतिक इच्छाओं का प्रतीक है और अंदर का गर्भगृह उस परम शांति का। तंत्र कहता है कि बाहरी दीवारों से लड़कर कोई अंदर नहीं पहुंच सकता, उन्हीं दरवाजों से गुजरकर ही भीतर जाना होगा। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है, लेकिन जब कोई इसे पहली बार सुनता है तो एक गलतफहमी हो सकती है कि शायद ये वासना को बढ़ावा देने की बात है। ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन सारांश का अगला ही बिंदु इसे साफ कर देता है। इसमें लिखा है कि ये किताब महज सेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह वासना से समाधि तक पहुंचने का एक वैज्ञानिक मार्ग है, दमन के अंधेरे से जागरूकता के प्रकाश तक। जागरूकता यानी अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस काम कैसे करती है? देखिए, इसे एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई सुबह की चाय पी रहा है। आज के समय में तो लोग बस जल्दी जल्दी चाय खत्म करते हैं फोन देखते हुए। बिल्कुल, वो सिर्फ एक आदत है। लेकिन अगर वही इंसान सब कुछ किनारे रखकर पूरी जागरूकता के साथ उस चाय की गर्माहट को महसूस करे, उसकी महक पर ध्यान दे, तो वो चाय पीना भी ध्यान बन जाता है। मतलब अवेयरनेस किसी भी साधारण काम को गहरे ध्यान में बदल सकती है। जी, तंत्र का विज्ञान यही है। जब हम अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हैं, तो वो शरीर तक सीमित नहीं रहती, चेतना को जगाने का द्वार बन जाती हैं। ये बिंदु हमें सारांश के पहले अध्याय में ले जाता है, दमन का जहर और तंत्र का अमृत। इसमें बताया गया है कि धर्मों ने कैसे सेक्स के प्रति एक गहरा अपराध बोध पैदा कर दिया है। और 2026 के आज के समाज में हमने इस ऊर्जा को एक बहुत बड़े बाजार में और पौन में बदल दिया है। हमने इसे समझा ही नहीं, बस इसे दबाया या बाजार बना दिया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी अब वही कह रहा है जो तंत्र हजारों साल से कह रहा है। सारांश में जो रोचेस्टर यूनिवर्सिटी की रिसर्च है 2013 वाली, हाँ, उसी शोध में पाया गया कि जो लोग अपनी इच्छाओं को दबाते हैं उनमें एंजाइटी और मानसिक विकृतियां 50% अधिक होती हैं। 50%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब ये दमन हमें बीमार कर रहा है। बिल्कुल, इसे स्प्रिंग इफेक्ट कहते हैं। स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वो उतनी ही बेतरतीब ताकत से उछलेगी। तंत्र लड़ने की नहीं, स्वीकार करने और रूपांतरण की बात करता है। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, यही सारांश के दूसरे अध्याय का आधार है। काम ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन, यानी ऊर्जा का ऊपर उठना। ऊर्जा को ऊपर उठाना।
इसमें कहा गया है कि तंत्र में सेक्स कोई मंजिल नहीं है, बस पहली सीढ़ी है। काम ऊर्जा को कच्चे माल की तरह बताया गया है। जैसे कोयले से हीरा बनता है। सही कहा। तो ये सहेजने और रिलीज करने का क्या अंतर है? आज के समय में लोग केवल ऊर्जा को रिलीज करना जानते हैं, बाहर फेंकना जानते हैं, लेकिन तंत्र उसे भीतर सहेजने की बात करता है। सारांश में 2017 की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की रिसर्च दी गई है। हाँ, वो न्यूरोकेमिस्ट्री वाली रिसर्च। जी। जब दो लोग पूरी अवेयरनेस के साथ करीब आते हैं तो उनके दिमाग में एक बड़ा रासायनिक बदलाव होता है, आमतौर पर क्षणिक सुख में सिर्फ डोपामीन निकलता है, जो तुरंत खुशी देता है पर जल्दी खत्म भी हो जाता है। बिल्कुल, और इंसान एक लूप में फंस जाता है। लेकिन जागरूकता होने पर डोपामीन की जगह ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का गहरा स्राव होता है। और ये हार्मोन्स हमें लंबी शांति देते हैं। हाँ, ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। ऊर्जा को बाहर फेंकने के बजाय वो एक गहरे मानसिक उपचार में बदल जाती है। ये बहुत ही रोचक है कि तंत्र और आधुनिक विज्ञान एक ही बात कह रहे हैं, और यही हमें तीसरे अध्याय की ओर ले जाता है, संभोग से समाधि तक। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उस चरम अवस्था का वर्णन है जहां व्यक्ति का अहंकार, उसका ईगो मिट जाता है, समय रुक जाता है और इंसान एकदम विचार शून्य हो जाता है। मतलब दिमाग में ना कोई अतीत होता है ना भविष्य। लेकिन 2026 की इस भागदौड़ में ये सब भी बस निपटाने वाला एक टास्क बन गया है। यही त्रासदी है। लेकिन विज्ञान ने इस विचार शून्य अवस्था को मापा है। 2016 के न्यूरो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस जर्नल के शोध के अनुसार उस चरम अनुभव के दौरान दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ देर के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता क्या है असल में? यह हमारे दिमाग का कंट्रोल सेंटर है। यही चिंता करता है, प्लानिंग करता है और हमारे अहंकार को बनाए रखता है। जब ये शांत होता है तो इंसान का मैं अलग हूं का भाव मिट जाता है और वो अपने आसपास के अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। बिल्कुल। और यही अवस्था निर्विचार समाधि की होती है। ओशो कहते हैं कि प्रकृति ने हमें ध्यान की सबसे स्वाभाविक झलक इसी माध्यम से दी है। लेकिन क्योंकि हम इसे महज एक शारीरिक भूख मिटाने की तरह करते हैं, हम उस समाधि का अनुभव करने से चूक जाते हैं। सही कहा। जब हम इस गहरे अनुभव की बात करते हैं तो सारांश का चौथा अध्याय साथी के महत्व को समझाता है, प्रेम, आदर और तंत्र। इसमें साथी को कोई साधन नहीं माना गया है। बिल्कुल, साथी को केवल शरीर नहीं बल्कि एक देवता या देवी का दर्जा दिया गया है। 2026 के जो ये डिस्पोजेबल रिश्ते हैं, बिना प्रेम के ओशो उन्हें सिर्फ एक शारीरिक खुजली मिटाना कहते हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो 2019 का यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का शोध बहुत अहम है। वो कोर्टिसोल वाला शोध? जी। जब दो लोग गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ करीब आते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल यानी तनाव पैदा करने वाला हार्मोन बहुत तेजी से कम होता है। बिना प्रेम का मिलन शरीर को और थका देता है, लेकिन प्रेम और आदर हो तो शरीर की हीलिंग होती है। हाँ, मनोवैज्ञानिक घाव भरते हैं। तंत्र यही सिखाता है कि दूसरा व्यक्ति एक पूर्णता है। जब ऐसा आदर होगा तभी ऊर्जा चेतना में बदलेगी। और यही वजह है कि ये दर्शन आज की इस मशीनी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। सारांश का 5वां अध्याय इसी पर है, 2026 का समाज और ओशो का विजन। एक बहुत ही गहरी चेतावनी दी गई है इसमें। ओशो का संदेश है कि भविष्य का मनुष्य या तो तंत्र को समझेगा या पागल हो जाएगा। तकनीक ने हमें अकेला कर दिया है और हम अपनी प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है हमारे समाज के लिए? इसका जवाब वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों में मिलता है। जो ये वैश्विक यौन असंतोष है, इसका सीधा संबंध बढ़ते मानसिक तनाव और हिंसा से है। ऊर्जा जब कुंठित होती है तो विकृत हो जाती है। बिल्कुल। अगर सेक्सुअल एजुकेशन में सिर्फ शरीर विज्ञान की जगह अवेयरनेस और माइंडफुलनेस जोड़ दी जाए तो समाज में अपराध और तनाव को 40% तक कम किया जा सकता है। 40%? ये वाकई एक ऐसा आंकड़ा है जो सोचने पे मजबूर करता है। तंत्र कोई पुरानी बात नहीं है। ये आज के बीमार समाज को स्वस्थ बनाने का सबसे मजबूत वैज्ञानिक आधार है। सारांश के बिल्कुल अंत में कुछ बहुत ही सुंदर व्यक्तिगत सीखें दी गई हैं, जैसे खुद को कभी गंदा या पापी नहीं समझना चाहिए। और आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू हो सकती है जहां आज हम खड़े हैं। बिल्कुल, किसी आदर्श स्थिति का इंतजार नहीं करना है। जागरूकता ही वो कीमिया है जो साधारण लोहे को सोना बना सकती है। ये किताब उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो अपराध बोध में जी रहे हैं या जो 2026 की इस कृत्रिम दुनिया में अपनी प्राकृतिक जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। तंत्र हमें जीवन को टुकड़ों में देखना नहीं सिखाता। ये पूरे जीवन को शरीर से लेकर आत्मा तक एक अखंड उत्सव के रूप में देखने की दृष्टि देता है। जीवन को एक अखंड उत्सव के रूप में देखना बहुत ही गहरी बात है।
आज के इस गहरे अध्ययन ने कई ऐसी परतें खोली हैं जिन पर शायद हम कभी ध्यान ही नहीं देते। बहुत कुछ सोचने को मिला है आज। अब जब हम इस शांत चर्चा के समापन पर हैं, तो स्रोत पर आधारित एक नया और विचारोत्तेजक प्रश्न हम सभी सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हम समाज में सिखाई गई इस पूरी शर्मिंदगी को, इस गिल्ट को पूरी तरह से हटा दें, तो क्या हमारी सबसे बुनियादी प्राकृतिक इच्छाएं ही हमें हमारे भीतर छिपे सबसे गहरे सत्य तक ले जाने का सबसे सीधा रास्ता नहीं बन जाएंगी? यह एक ऐसा प्रश्न है जो जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। इस गंभीर और शांत चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए सभी सुनने वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारांश के उन्हीं अंतिम शब्दों के साथ विदा लेंगे। सदा सहज रहें, सदा आनंदित रहें। धन्यवाद।